Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. Where in this video, we are going to discuss 17 important points of current affairs of 26 सितंबर 2024. ठीक है, आज 26 सितंबर 2024 है और आज के दिन के 17 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो उनके हेडिंग्स को मैं यहाँ पे रीड करूंगा, थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। आप इसे डिटेल में पढ़ने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और किसी पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अभी सब्सक्राइबर्स कम है तो अभी आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, उनके साथ शेयर जरूर करें। ओके, तो इस वीडियो में क्या है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स को। ओके, इसकी फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और पीडीएफ वेबसाइट पे जाकर के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज सेवा से सीखें, सेवा से सीखें। ओके, इसका मतलब क्या है कि एम्पावरिंग यूथ एंड प्रमोटिंग कंपैशन इन कम्युनिटीज। सेवा से सीखें, युवाओं को सशक्त बनाना और समुदायों में करुणा को बढ़ावा देना। ये सेवा से सीखे कैंपेन है, कार्यक्रम का नाम है सेवा से सीखे कार्यक्रम, जिसे लॉन्च किया गया है युवा मामले विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। इसकी लॉन्च की तारीख है तो 17 सितंबर 2024 को। ठीक है, 17 सितंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था और ये हिस्सा है माई भारत पहल का, माई भारत इनिशिएटिव का। ये जो है सेवा से सीखे, ये माई भारत इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ माई भारत इनिशिएटिव। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह कि युवाओं को व्यवहारिक शिक्षा देना और अस्पतालों में मरीजों की सहायता करना। ठीक है, तो युवाओं को व्यवहारिक शिक्षा देना और अस्पतालों में वो मरीजों की सहायता कर सके, तो इसके बारे में शिक्षा देना, नॉलेज देना युवाओं को। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सेवा से सीखे कार्यक्रम के लिए ये गुजरात का इमेज लिया गया है, क्रेडिट ये भी से है। तो बच्चे जो है, युवा जो है, ये हॉस्पिटल में सीख रहे हैं कि कैसे इनको सेवा कर सकता है, इनके लिए सेवा कर सकते हैं वो लोग। तो ये अभी तक सक्रिय है 24 राज्यों में। ये सेवा से सीखे कैंपेन जो है 24 राज्यों में सक्रिय है। और वॉलंटियर 1700 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं इसमें शामिल है, तो 319 अस्पताल इसमें शामिल है इस कार्यक्रम में। लोकेशंस, वॉलंटियर्स डिप्लॉयड अक्रॉस 700 लोकेशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल्स अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, 700 स्थानों पर स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है, जिसमें सरकारी अस्पताल और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल भी शामिल है। तो 700 स्थानों को इसमें ज्वाइन किया गया है, हॉस्पिटल्स को इसमें ज्वाइन किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी उसमें शामिल है। ये था हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो था सेवा से सीखे। हमारा दूसरा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स मॉडल गाइडलाइंस फॉर सपोर्ट पर्संस अंडर अ पॉक्सो एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत समर्थन व्यक्तियों के लिए मॉडल दिशा निर्देशों का निर्देशन दिया। तो केस का टाइटल क्या था इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के पास से जो ये डिस्कशन आया है, जो निर्णय आया है कि हम भारत की महिलाएं बनाम भारत का संघ और अन्य। ठीक है, रिट याचिका सिविल संख्या 30 एंड रिट याचिका सिविल संख्या 30। तो सिविल संख्या से उतना कोई मैटर नहीं करता है। ओके, तो याचिका का नाम क्या, केस का नाम क्या है, तो हम भारत की महिलाएं बनाम भारत संघ और अन्य, वी द वुमेन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। केस का मेन नाम ये है। अब सुप्रीम कोर्ट आदेश का तिथि कब दिया, तो ये 9 अक्टूबर 2000, तो इसको आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है इसके देखरेख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फिर से संज्ञान लिया है। अब निर्देश क्या है सुप्रीम कोर्ट का इस पे, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 39 के तहत सहायक व्यक्तियों के संबंध में मॉडल दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नया दिशा निर्देश बनाने का संदेश दिया है, तो जो भी आते हैं नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंदर में। ओके, अब इसमें कंसल्टेशन काम किया जाएगा, मतलब दिशा निर्देश परामर्श लिया जाएगा। तो दिशा निर्देश राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के सरकार के साथ परामर्श में तैयार किए जाने थे। ये जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने बनाने के लिए निर्देश दिया था, तो ये जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज सबको शामिल होना था इसमें, इस दिशा निर्देश को बनाने के लिए। अब कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर, ठीक है, कार्यान्वयन आदेश 30 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को मॉडल दिशा निर्देशों को लागू करने और कार्यान्वयन की स्थिति में रिपोर्ट देने के आदेश दिए। तो 30 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मॉडल दिशा निर्देशों के लिए लागू करने और कार्यान्वयन की स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2024 को। तो अब बैठक की तिथि कब तक है ये, तो 25 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे तो उसके लिए 25 सितंबर
को एक बैठक आयोजित किया गया जो कि दिल्ली के विज्ञान भवन में था। उपस्थित लोग में तो 24 राज्यों संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। टोटल 24 राज्यों और संघ यूनियन टेरिटरीज के जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उनके प्रतिनिधियों ने, डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिए थे। अब प्रमुख भाषण दिया गया श्री प्रियंक कानूनगो के द्वारा, जो कि एनसीपीआर के अध्यक्ष है, ठीक है, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ एनसीपीसीआर। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन के महत्व पर जोर दिया, ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन के महत्व पर जोर दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्ट पर्संस, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो सहायक व्यक्तियों का मुख्य उद्देश्य कानूनी कार्यवाही के दौरान बाल पीड़ितों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना और उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये तो बाल पीड़ित जो है तो उनको मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान हो और उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित रहे, तो इस पे इसका उद्देश्य है इस सहायक व्यक्तियों का। ये तो हमारा दूसरा पॉइंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो की रिगार्डिंग दिया है उसके बारे में। तीसरा पॉइंट है कि यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेस परिधि 24x25 बाइलिंगुअल वेब पोर्टल। ओके, तो केंद्रीय मंत्री ने परिधि 24x25 द्विभाषी वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पहला, तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 5 सितंबर 2024 को परिधि 2425 नामक भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक लॉन्च की। यह द्विभाषी वेब पोर्टल विजन नेक्स्ट का हिस्सा है और इसमें एआई टैक्सोनॉमी ई बुक भी शामिल है। नहीं तो ये बाइलैंग्वेज वेब पोर्टल है, द्विभाषी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये विजन नेक्स्ट का एक हिस्सा है जिसमें एआई टैक्सोनॉमी ई बुक भी है। अब कार्यक्रम में फैशन, वस्त्र, खुदरा उद्योग से के 150 से अधिक नेताओं और प्रमुख कारीगरों ने भाग लिया। ठीक है, इस कार्यक्रम में वस्त्र, फैशन से रिलेटेड, खुदरा उद्योग से रिलेटेड और भी कई व्यापार से रिलेटेड 150 से अधिक और भी कई नेताओं ने भी 150 से भी अधिक नेताओं ने भी इस और प्रमुख कारीगरों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान एनआईएफटी के बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो उसके बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन भी किया गया इस कार्यक्रम के दौरान में। अब बुनियादी टेलरिंग और गारमेंट्स कंस्ट्रक्शन कौशल पर केंद्रित 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एनआईएफटी और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद एनएसडीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अगला पॉइंट कि बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर से 17 से 19 सितंबर 2024 तक अपनी पहली कार्यशाला सफलतापूर्वक की। ठीक है, तो बेगूसराय एक्सटेंशन सेंटर जिसका उद्घाटन किया गया, औपचारिक उद्घाटन किया गया, तो इसने 17 से 19 सितंबर के बीच में पहली कार्यशाला जो की वो सफलतापूर्वक इसका सफल रहा है। विजन नेक्स्ट जो है ये भारत की पहल है जो फैशन ट्रेंड्स के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संयोजन करती है। ठीक है, तो एआई की मदद से विजन नेक्स्ट जो है ये भारत का एक इनिशिएटिव है जिसमें फैशन ट्रेंड से रिलेटेड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर संयोजन करती है, इस पे काम करिए विजन नेक्स्ट। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट इज कि गुजरात एरी प्रमोशनल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड ऑन 10 अगस्त 2024। गुजरात एरी प्रचार परियोजना 10 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने गुजरात में एरी रेशम उत्पादन संवर्धन परियोजना का उद्घाटन किया। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह इनॉग्रेटेड द एरी सेरिकल्चर प्रमोशनल प्रोजेक्ट इन गुजरात। ये इसका परियोजना का उद्घाटन किया गया केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह के द्वारा। गुजरात एरी संवर्धन परियोजना 10 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई थी। इसको लॉन्च किया गया था 10 अगस्त 2024 को, लेकिन इसका उद्घाटन किया गया इस समय में केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह के द्वारा। तो अब आगे क्या है कि परियोजना का उद्देश्य किसानों को रेशम उत्पादन का एक अतिरिक्त आय उत्पन्न कराने वाली गतिविधियों के रूप में अपनाने का सहायता करना है। किसानों को रेशम की उत्पादन की मदद से एक अतिरिक्त आय उत्पन्न करने की गतिविधियों के रूप में अपनाने का सहायता करता है ये। अब आगे क्या है कि इट फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर इन रीजन्स रिच इन कैस्टर प्लांट्स। कैस्टर प्लांट्स का मतलब हो गया अरंडी के पौधों। ठीक है, अरंडी के पौधों से समृद्ध क्षेत्रों में एरी संस्कृति के विस्तार पर केंद्रित है। अगला पॉइंट क्या है कि परियोजनाओं के लक्ष्यों में एरी संस्कृति प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन, अनुकूलन और लोकप्रियकरण शामिल है। तो इस सब चीज में जो है गोल्स हैं इनके कि इवैल्यूएटिंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड पॉपुलराइजिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यह सीएसबी के अनुसंधान संस्थान, विशेष रूप से केंद्रीय मूंगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान CMERTI के साथ सहयोग स्थापित करता है। ये जो अनुसंधान संस्थान है विशेष रूप से इट इज कोलैबोरेटेड विद CSB रिसर्च इंस्टीट्यूट विद सेंट्रल मूंगा एरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CMERTI। The project also works alongside with the कल्याण फाउंडेशन। ये जो प्रोजेक्ट है कल्याण फाउंडेशन के साथ भी काम करती है। अगला पॉइंट किसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए एरी रेशम उत्पादन को अरंडी के खेतों के साथ एकीकृत करना है। इट एम्स, इसका उद्देश्य जो है टू इंटीग्रेट एरी सल्कर प्रोडक्शन
एरी सिल्क प्रोडक्शन एंड कैस्टर कल्टीवेशन टू एनहांस फार्मर्स इनकम्स। So it was our fourth point. Our fifth point is कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 20 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लेटिनियम जयंती पर स्मारक सिक्का जारी किया। 20 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लेटिनम जयंती पर एक कमेमोरेटिव कॉइन का इनॉग्रेशन किया गया, अनवीलिंग किया गया। कमेमोरेटिव कॉइन क्या गया, यादगार का सिक्का जारी किया गया उस दिन में। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिराज सिंह अनवील्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन सेलिब्रेटिंग द प्लैटिनम जुबली ऑफ द सेंट्रल सिल्क बोर्ड सीएसबी ऑन 20 सितंबर 2024। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 20 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेशम बोर्ड सीएसबी की प्लैटिनम जयंती मनाने के लिए स्मारक सिक्का जारी किया। केंद्रीय रेशम बोर्ड की सिफारिश पहली बार 8 मार्च 1945 को सिल्क पैनल द्वारा की गई थी। ये केंद्रीय रेशम बोर्ड यानी एनएसबी जो है, नेशनल सिल्क बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड सीएसबी जो है, तो इसकी पहली बार सिफारिश की गई थी 1945 में, और स्वतंत्र भारत में सीएसबी अधिनियम 20 सितंबर 1948 को पारित किया गया। फिर सीएसबी को 1948 में संसद अधिनियम, पहले क्या था कि सीएसबी अधिनियम सिर्फ अधिनियम था, फिर क्या है कि संसद अधिनियम क्या है के तहत एक संवैधानिक निकाय बनाया गया जिसने 9 अप्रैल 1949 से औपचारिक रूप से रेशम उद्योग का गठन किया। ठीक है, तो 9 अप्रैल 1949 से आधिकारिक रूप से रेशम उद्योग का गठन किया गया सीएसबी 1949 में 9 अप्रैल को। फिलहाल इंडिया इज करेंटली द सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। भारत देश जो है अपना अभी ये लगभग सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, कंट्रीब्यूटिंग 42% ऑफ ग्लोबल सिल्क। वैश्विक सिल्क की जो अनुपात है वो 42% का पूरा कर रहा है, भारत कर रहा है पूरा इसको, कंपेयर टू 6% इन 1949। जब शुरुआती में था 1949 में, तो उस समय में भारत का रेशियो जो था वो 6% था पूरा वर्ल्ड रेशियो में। अब के समय में ये 42 हो चुका है, बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। अगला पॉइंट क्या है कि कच्चे रेशम का उत्पादन 1949 में 1242 मेट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 48,913 मेट्रिक टन हो गया है। ठीक है, कच्चा रेशम जो है 1949 में जो 1242 था, सिर्फ 2023-24 में 48,913 हो चुका है। आगे रेनडिटा, ठीक है, रेनडिटा 1 किलो कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए आवश्यक कुकून की मात्रा। रेनडिटा वो कुकून हो गया जो 1 किलो रेशम उत्पाद करने के लिए जरूरत पड़ती है, कुकून की जितनी जरूरत पड़ती है, तो उसमें सुधार हुआ है जो 1949 में 17 से घटकर 23-24 में 6.47 हो गया है। तो 1 किलो रेशम के लिए कुकून की मात्रा अब कम पड़ती है। पहले क्या था कि पहले बहुत ज्यादा थी, पहले 17 के आसपास थी, तो अब 16.47 के आसपास पड़ गई है। ओके, आगे क्या है कि शहतूत बागानों के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 1949 में 15 किलोग्राम से बढ़कर 2023-24 में 110 किलोग्राम हो गई है। ये सब रिपोर्ट्स है, ठीक है। आगे क्या है कि सिल्क रिपोर्ट्स, रेशम का निर्यात, एक्सपोर्ट्स, सिल्क एक्सपोर्ट्स, रेशम का निर्यात काफी बढ़ गया है, जिसमें आय 1949-50 में 0.41 करोड़ से बढ़ करके 2028 करोड़ हो गई है, जो 80 से अधिक देशों तक पहुंच गई है। रेशम का निर्यात जो है काफी बढ़ गया है, जिसमें आय, रेशम के निर्यात से जो आय हुआ करता था वो 1949-50 में 0.41% था सिर्फ, ठीक, 4 करोड़ थी, ठीक है, 1949-50 में, जो अब के समय में 2028 करोड़ के आसपास हो चुकी है रेशम के निर्यात से जो आय थी। ये था हमारा 5वां पॉइंट। हमारा 6ठा पॉइंट है कि पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव जुलाई 2024। भारत में पेरोल रिपोर्टिंग रोजगार परिदृश्य, ये भारत में पेरोल रिपोर्टिंग रोजगार परिदृश्य जुलाई 2024। तो अभी क्या है कि पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव जुलाई 2024 का प्रकाशन 25 सितंबर 2024 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया। एक पब्लिकेशन पब्लिश किया गया, पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव जुलाई 2024, और इसको प्रकाशन किया गया 25 सितंबर को। द रिपोर्ट provides employment related statistics in the formal sector starting from September 2017 onwards। इसलिए रिपोर्ट सितंबर 2017 से प्रारंभ होकर औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधी सांख्यिकी प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में सितंबर 2017 से औपचारिक क्षेत्र में कितने रोजगार उत्पन्न हुए, कितने युवा उसमें रोजगार में जुड़े, इससे रिगार्डिंग जो है उस पर रिपोर्ट दे दी है। ये आगे क्या कि इट यूटिलाइजेस डेटा फ्रॉम 3 मेजर स्कीम्स, ये 3 मेजर स्कीम्स के डेटा से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। कौन कौन सा? तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, ओके, सेकंड इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई एंड नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। इन तीनों मेजर स्कीम्स के डेटा से रिकॉर्ड करके
इस रिपोर्ट को बनाया गया है। ओके, फाइनल क्या पॉइंट है इसका कि यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस द्वारा तैयार की गई है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। दिस ऑफिस कम्स अंडर ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इट वाज आवर सिक्स्थ पॉइंट। आवर सेवेंथ पॉइंट इज कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्चेस वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम विद ब्रिटिश काउंसिल। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से महिला अंतरिक्ष नेतृत्व कार्यक्रम शुरू किया। तो ये स्पेस से रिलेटेड है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या कि महिला स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम WISLP, इसका फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में कि वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम का शुभारंभ 24 सितंबर 2024 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से यूके भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल के तहत किया गया। ये महिला स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया 24 सितंबर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, और इसके साथ कोऑर्डिनेशन बना रहा, कोलैबोरेशन रहा ब्रिटिश काउंसिल का, जिसमें यूके भारत शिक्षा, उनके एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव, इन सब की मदद से इसको प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि इस पहल का उद्देश्य संस्थानों में लिंग समावेशी प्रथाओं को मजबूत करना है, ताकि स्पेस साइंस में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके। अगला पॉइंट क्या है कि कार्यक्रम में एस्ट्रोफिजिक्स और टेलीकम्युनिकेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लिंग दृष्टिकोण को शामिल करके स्थायी मेंटरिंग नेटवर्क बनाने और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है। महिलाओं का योगदान स्पेस के, ठीक है, स्पेस के साइंस स्पेस के भी फील्ड में बढ़े, तो इसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को चालू किया गया। ये था हमारा 7वां पॉइंट। हमारा 8वां पॉइंट है कि एस्ट्रोनॉमर्स यूज 100 years ऑफ कोडाई कनाल डेटा टू स्टडी सन्स क्रोमोस्फेयर रोटेशन। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने 100 वर्षों के कोडाई कनाल डेटा का उपयोग करके सूरज की क्रोमोस्फेयर की घूर्णन की मैप किया है। अर्थ का क्रोमोस्फेयर, उसके सरफेस का रोटेशन का स्पीड को या उसकी ड्यूरेशन को मैप किया है पिछले 100 सालों के डेटा को रीड करके। तो पहला पॉइंट है इसमें कि खगोलविदों ने कोडाई कनाल सौर वेधशाला के 100 वर्षों के दैनिक रिकॉर्ड का उपयोग करके सूरज की क्रोमोस्फेयर की गति के बदलाव में मैप किया है। क्रोमोस्फेयर की गति में बदलाव में इसमें अंतर दिखा है, तो उसको स्टडी किया है वैज्ञानिकों ने। यह पहली बार है जब उन्होंने सूरज के भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक घूर्णन गति के बदलाव को मैप किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव मैप्ड हाउ द रोटेशन स्पीड वेरीज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स ऑफ द सन। ठीक है, उन्होंने इक्वेटर से और पोल्स के बीच के स्पीड को डिफरेंस को मेजर किया है। ठीक है, इक्वेटर पे रोटेशन का टाइम कुछ और है और पोल्स पे रोटेशन का ड्यूरेशन कुछ और, दोनों जगह पे ड्यूरेशन में बहुत अंतर है सन के क्रोमोस्फेयर वाले रीजन में। तो इसको 100 साल के डेली के डेटा को स्टडी करके साइंटिस्ट ने इसको इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब पृथ्वी एक समान रूप से घूमती है, जिसमें एक पूर्ण घूर्णन करने में 24 घंटे लगते हैं, जबकि सूरज के विभिन्न हिस्से अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग गति से घूमते हैं। ओके, सूरज भी अपनी जगह पे, स्थिर जगह पे है, लेकिन वो भी अपनी जगह पे घूम रहा है। तो पृथ्वी उस घूमने की प्रक्रिया को 24 घंटे में पूरी करती है, लेकिन सन को, उसमें सूरज को वो प्रक्रिया को पूरी करने में दिन भी लग जाते हैं। अगला पॉइंट है कि सूरज का भूमध्य रेखा क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में तेजी से घूमता है, कि सूर्य सन का जो इक्वेटोरियल रीजन का जो पार्ट है वो तेजी से घूमता है इन कंपैरिजन टू द पोलर रीजन, जिसमें एक पूर्ण घूर्णन करने में लगभग 25 दिन लगते हैं। 25 दिन कम समय में, ठीक है, सेंट्रल इक्वेटोरियल रीजन जो है वो कम समय में धुरी पे चक्कर काट लेता है, जबकि ध्रुवों को लगभग 35 दिन लग जाते हैं। वहीं पोलर रीजन्स पे इस डिस्टेंस को कवर करने में 35 दिन लग जाता है। सूरज के विभिन्न स्थानों पर घूर्णन गति में अंतर को डिफरेंशियल रोटेशन कहा जाता है। तो इस डिफरेंस को सूरज पे जो पोलर रीजन पे ज्यादा समय लग रहा है और इक्वेटोरियल रीजन पे कम समय लग रहा है, तो इस डिफरेंस को पूरा करने के प्रोसेस को जो है डिफरेंशियल रोटेशन कहा जाता है। ओके, तो ये था हमारा 9वां पॉइंट। हमारा 10वां पॉइंट है कि लेबर सेक्रेटरी होल्ड्स मीटिंग विद ईपीएफओ ऑफिसर्स ऑन ईएलआई स्कीम। श्रम सचिव ने ईएलआई योजना के बारे में ईपीएफओ अधिकारियों से बैठक की। श्रम सचिव ने ईएलआई योजना के बारे में ईपीएफओ अधिकारियों से बैठक की। अब इसके रिगार्डिंग जो पहला पॉइंट है कि 25 सितंबर 2024 को ईपीएफओ ने एक देशव्यापी परामर्श बैठक आयोजित की। 25 सितंबर 2024 को ईपीएफओ ने एक देशव्यापी पूरा नेशन वाइड एक परामर्श कंसल्टेशन पूरा, जिसमें देश भर के लोग शामिल हुए थे। सब डिजिटल मोड में ही था, लेकिन ठीक है, डिजिटल मोड में कुछ लोग ले रहा होगा, तो वो उसमें शामिल हुए थे। तो कंसल्टेशन इन्वॉल्व ऑल जोनल एंड रीजनल ऑफिसेस ऑफ इफीओ। ठीक है, तो ये जो कंसल्टेशन हुआ, इसमें पूरी जितने भी जोनल रीजन पे और फिर रीजनल लेवल पे ऑफिसेस थे, तो वो सब शामिल हुए। ठीक है, इस परामर्श में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बैठक का फोकस सरकार की नई रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पर था। ये जो कंसल्टेशन प्रोग्राम हुआ, तो इसका मेन फोकस था न्यू एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स।
नए रोजगार से कितनी आय बढ़ रही है, इन सब की रिगार्डिंग में। अगला पॉइंट क्या कि बैठक की अध्यक्षता श्रीमती सुमिता द्वारा की जो श्रम और रोजगार सचिव है। और बैठक की अध्यक्षता इट वॉज चेयर्ड बाई श्रीमती सुमिता द्वारा, ठीक है, इट वॉज चेयर्ड बाई श्रीमती सुमिता द्वारा। इट वॉज अवर 10th पॉइंट। अब 11th पॉइंट इज भारत एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। अब इंडिया बिकम्स द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द एशिया। इंडिया बिकम्स द थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन इन द एशिया, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया पावर इंडेक्स में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। दूसरा पॉइंट कि यह बदलाव भारत के वैश्विक राजनीति में बढ़ते महत्व को दर्शाता है। अगला पॉइंट, इस उपलब्धि के प्रमुख कारणों में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा जनसंख्या और विस्तारशील अर्थव्यवस्था शामिल है। और तो ये की रीजन है, इसकी जो उपलब्धियां जो इनमें से ये कुछ उपलब्धियां के कुछ मुख्य कारण है। अगला पॉइंट कि भारत एशियाई क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। एशियाई क्षेत्र में यानी एशिया रीजन में, ठीक है, एशिया के क्षेत्र में ही अभी तीसरा मोस्ट पावरफुल बना है इंडिया। अगला पॉइंट है कि इंडिया एशिया पावर इंडेक्स में भारत की क्षेत्रीय शक्ति रैंकिंग में लगातार वृद्धि को रोजगार किया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रीय शक्ति रैंकिंग में रोजगार का भी वृद्धि किया गया है भारत में इस स्ट्रेंथ के पावर के इंडेक्स में। इंडिया एम्स टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन एशिया। इंडिया जो है प्रयासरत रहेगा आगे भी कि अपनी पूरी शक्ति के साथ काम कर सके एशिया में, कि रोजगार भी उपलब्ध हो और पावर इंडेक्स में भी आगे हमेशा बढ़ते रहे। ये तो हमारा 11वां पॉइंट। हमारा 12वां पॉइंट है कि यूनियन MOS अनुप्रिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुप्रिया सिंह पटेल स्पीक्स ऑन एंडिंग एड्स ऑन 79th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली। संघ के राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने 79वें संयुक्त राष्ट्रीय महासभा सत्र के HIV एड्स समाप्त करने पर बात की। एड्स पे डिस्कशन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स अनुप्रिया सिंह पटेल के द्वारा। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने 79वें संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के दौरान एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भाषण दिया। उन्होंने जो भाषण दिया ये 79th संयुक्त नेशन महासभा जनरल असेंबली था, तो उसमें, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, UN की जनरल असेंबली में इन्होंने भाषण दिया। अगला पॉइंट क्या है कि इस कार्यक्रम का शीर्षक था पुनर्जीवित बहुपक्षवाद, एक साथ HIV एड्स समाप्त करने का प्रतिबद्धता, रिवाइटलाइज्ड मल्टीलैटरलिज्म, रिकमिटिंग टू एंडिंग एड्स टुगेदर। इट वाज द टाइटल ऑफ द इवेंट। इस कार्यक्रम का टाइटल था ये। अगला पॉइंट क्या है कि 2010 के बाद से भारत में एक वार्षिक HIV संक्रमणों में 44% की कमी आई है, जो वैश्विक कमी दर 39 से बेहतर है। ठीक है, भारत में एड्स के मरीजों की कमी आई है इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड। ये दुनिया के कंपैरिजन में भारत में ज्यादा कमी आई है। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक HIV एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है। अगला पॉइंट, इस लक्ष्य को समावेशी रणनीतियों, साझेदारी और अन्य देशों के साथ फिर से सहयोग के माध्यम से हासिल किया जाएगा। ठीक है, अकेले भारत नहीं कर पाएगा, इसे बाकी के देशों का भी जरूरत पड़ेगा, तो सबके साथ मिल करके इसे हासिल करने का कोशिश करेगा भारत। It was our 12th point. Our 13th point is कि यूनियन MOS प्रताप राव जाधव लीड्स 69th एम्स न्यू दिल्ली फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली एम्स में 69वां स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की, इन्होंने लीड किया। तो इसका जो पहला पॉइंट है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने एम्स नई दिल्ली के 69वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इसके बाद अगला पॉइंट है कि एम्स नई दिल्ली को भारत की चिकित्सा संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज यह रैंकिंग राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के शुरुआत से लगातार 7वें वर्ष बनी हुई है। भारत ने जो एम्स नई दिल्ली ने जो ये पहला स्थान प्राप्त किया है, ये लगातार 7वें वर्ष बना है एम्स नई दिल्ली के लिए, क्योंकि NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है, और लगातार 7वां वर्ष, ठीक है, लगातार 7वां वर्ष ये एम्स नई दिल्ली को मिला है चिकित्सा संस्थानों के रैंकिंग में। इट वाज आवर 13th पॉइंट। आवर 14th पॉइंट इज इंडिया कॉन्क्लेव ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इन दिल्ली। दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक द्वारा जलवायु और स्वास्थ्य समाधान पर भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दिल्ली में एक स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल हुआ और एशियाई विकास बैंक। तो पहला पॉइंट क्या कि जलवायु और स्वास्थ्य समाधान भारत सम्मेलन
का 25 सितंबर को उद्घाटन दिल्ली में किया गया, जिससे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ओके, क्या हुआ, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें शामिल हुए, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तो ये क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग कुछ इमेज है जो कि सोर्सेस से लिए गए हैं। ओके, तो आप देख करके स्टडी कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसका कि यह सम्मेलन 2 दिवसीय कार्यक्रम है। यह सम्मेलन जो है 2 दिन तक जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियों का समाधान करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु, क्लाइमेटिक चेंज से लेकर के और पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग इसमें डिस्कशन होगा। अगला पॉइंट इसका कि इसका लक्ष्य नीति निर्धारकों, पॉलिसी मेकर्स, विशेषज्ञों, एक्सपर्ट्स, हितधारकों, स्टेक होल्डर्स को एकत्रित करना है, ताकि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कार्यान्वयन योग्य रणनीतियों की विकसित किया जा सके। ओके, तो इसमें लक्ष्य नीति, पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो भी शामिल हो, एक्सपर्ट्स जो है अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में वो भी शामिल हो, और स्टेक होल्डर्स हैं जो इस हित धारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनको प्रॉफिट मिलता है इन सब चीजों से रिगार्डिंग भी, तभी तो वो हित करते हैं। तो इस चीज स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये सब भी इसके लक्ष्य में शामिल है, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए योग्य रणनीति बनाने में अपना योगदान देंगे। इट वाज आवर 14th पॉइंट। अब 15th पॉइंट इज कि DRDO एंड IIT दिल्ली डेवलप्ड ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ठीक है, DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर के अभेद हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। इसमें फर्स्ट वन क्या है कि DRDO और IIT दिल्ली इसमें शामिल है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है ABHED। ओके, ABHED इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, तो एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट, एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जैकेट DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, DIACOE, जो कि IIT दिल्ली में स्थित है, वहां पे इसको बनाया गया, ठीक है, वहां पे बनाया गया, जो कि IIT दिल्ली में स्थित है। होगा, और जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, तो DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। Our next point is regarding this bulletproof jacket is that DIACOE की स्थापना 2022 में DRDO के ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर में सुधार करके की गई थी। तो DRDO के ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर में सुधार करके DIACOE की स्थापना की गई थी 2022 में, ताकि रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग और अकादमी के बीच सहयोग बढ़ सके, ठीक है, ताकि जो रक्षा अनुसंधान है, मतलब कि डिफेंस से रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं, और विकास डेवलपमेंट के लिए जो उद्योग, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट्स के बीच में जो सहयोग होता है, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट्स के बीच में जो सहयोग होता है, तो उसको बेहतर किया जा सके। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि DIA और COE उन्नत तकनीकों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल है। तो ये बहुत सारे परियोजनाओं में, प्रोजेक्ट्स में शामिल है, जो कि आगे भी चल करके लॉन्चेस होंगे, जिसमें DRDO वैज्ञानिकों, अकादमिक शोधकर्ताओं और उद्योग भागीदारों के बीच सहयोग शामिल है। और तो किन किन के बीच में ये, तो वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट के बीच में, रिसर्चर्स के बीच में, फिर उद्योग और एकेडमिक शोधकर्ताओं, ठीक है, एकेडमिक रिसर्चर्स एंड उद्योग भागीदारों के बीच में, इंडस्ट्री पार्टनर्स के बीच में, इन सब के बीच में जो शामिल है, इससे विकास होगी डिफेंस रिसर्च में, ठीक है, रक्षा के अनुसंधानों में। इट वाज आवर 15th पॉइंट। आवर 16th पॉइंट इज NLDSL लॉन्चेस ULIP हैकेथॉन 2.0। NLDSL ने हैकेथॉन 2.0 का उद्घाटन किया एंड ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग ऐप फॉर लॉजिस्टिक चैलेंजेस, ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग ऐप का भी उद्घाटन किया, जो कि संयंत्र में लॉजिस्टिक, जो कि माल का इधर से उधर करने में जो भी चैलेंजेस आती हैं, तो उसको रियल टाइम ट्रैकिंग करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड, ओके, NLDCL ने लॉजिस्टिक उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन 2.0 का आरंभ किया गया। तो लॉजिस्टिक्स के फील्ड में ट्रांसपेरेंसी बढ़े, रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके, तो इसके लिए हैकेथॉन 2.0 का शुभारंभ किया गया NICDC लॉजिस्टिक सर्विसेज डाटा सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजीव सिंह ठाकुर ने, जो कि उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विभाग के सचिव कुछ तो हैं, जस्ट अ मोमेंट, चेयर्ड बाय, ठीक है, इसके मेंबर हैं, ठीक है, तो बस मेंबर है, तो उनके द्वारा किया गया विज्ञान भवन में। ये था 16 पॉइंट। अब इसमें जो टर्म है ULIP और NLDSL, तो ULIP क्या हुआ, ULIP एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है, जो API एकीकरण के माध्यम से विभिन्न सरकारी सिस्टमों से लॉजिस्टिक्स से संबंधित डेटा तक पहुंचाने का प्रदान करता है।
सेकंड पॉइंट क्या है यूएलआईपी के रिगार्डिंग कि वर्तमान में यूएलआईपी 10 मंत्रालयों से 37 सिस्टमों के साथ 118 एपीआई का एकीकरण करता है जो 1800 से अधिक डेटा फील्ड में कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि यूएलआईपी पोर्टल पर 1000 से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं। यूएलआईपी के जो पोर्टल है 1000 से ज्यादा कंपनी उस पर रजिस्टर्ड है और उन्होंने 100 से अधिक अनुप्रयोग विकसित किए हैं। अनुप्रयोग, ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशंस भी बनाए हैं 100 से ज्यादा, जिसके परिणाम स्वरूप 54 करोड़ से अधिक एपीआई लेनदेन हो चुके हैं और इस 100 से अधिक एप्लीकेशंस की मदद से 54 करोड़ से ज्यादा एपीआईज का ट्रांजैक्शन हो चुका है अभी तक। और तो ये यूएलआईपी के बारे में कुछ जानकारी थी। अगला जानकारी है NLDSL के रिगार्डिंग। तो NLDSL aims to transform India's logistics sector with innovative solutions including the logistics data bank and ULIP। NLDSL जो है वो नवाचार समाधानों के साथ भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र को बदलने की लक्ष्य रखता है जिसमें लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक और ULIP भी शामिल है। ओके, तो अगला पॉइंट है इसका कि कंपनी की स्थापना 30 सितंबर 2015 को भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से की गई थी। ये तो इस NLDSL की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 2015 को की गई थी, तो लॉजिस्टिक्स फील्ड में जो डेवलपमेंट हो सके उसके लिए। अगला पॉइंट कि NLDSL भारत सरकार NICDIT द्वारा प्रतिनिधित्व और जापानी आईटी कंपनी NEC कॉर्पोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है। पहली एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और दूसरा जापानीज आईटी कंपनी है। और NEC कॉर्पोरेशन एंड रिप्रेजेंटेड बाय NICDIT। तो NICDIT जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है और NEC कॉर्पोरेशन जो है जापानीज आईटी कंपनी है। जरूरी जापान की सरकारी कंपनी ही हो भी। ओके, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, अनुमान स्टडीज नहीं करता है कि जापानी सरकारी कंपनी होगी। ओके, इट वाज आवर 16th पॉइंट। आवर 17th एंड द लास्ट पॉइंट इज आवर 17th एंड लास्ट पॉइंट इज कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया 19 ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग। ओके, 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग बैठक, जिसका पहला पॉइंट है कि श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग के केंद्रीय मंत्री ने एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ठीक, कट। श्री पीयूष गोयल, the Union Minister of Commerce and Industry, led the Indian delegation to Adelaide, Australia। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री सेनेटर डॉन फेरेल से मुलाकात की। वहां पे इस जो मीटिंग में हुआ, इस कमीशन का जो मीटिंग हुआ, वहां पे वो ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री, ठीक है, ट्रेड और टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेनेटर डॉन फेरेल से मुलाकात की। मंत्री गोयल ने 19वें भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। ओके, ही को चेयर द 19th इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज कि उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक अन्वेषण न किए गए महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश के अवसरों पर जोर दिया। वहां पे उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी बिजनेस रिलेटेड जो भी डिस्कशन नहीं हुआ था या फिर इनिशिएटिव नहीं लिया गया था, तो उस पर उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सिडनी में एक निवेश व्यापार प्रौद्योगिकी और पर्यटन कार्यालय खोला जाएगा जिसमें निवेश भारत, NICDIC, निर्यात प्रचार और DGFT का प्रतिनिधित्व होगा। साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होगी। इसमें सिडनी में एक ITTT, ठीक है, एन इन्वेस्टमेंट ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म ऑफिस खुलेगा सिडनी में। तो ITTT कार्यालय की मुख्य भूमिका दोनों देशों के निवेशकों और व्यवसायों को बीच व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाना होगा। तो दोनों देशों के बीच में जो भी निवेशक और व्यवसाय के रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका रेजोल्यूशन करेगा ITTT। नेक्स्ट पॉइंट इज कि गोयल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत विश्वास और मित्रता पर जोर दिया, यह बताते हुए कि उनके प्रधानमंत्रियों ने मई 2022 से अब तक 9 बार मुलाकात की है। यानी मई 2022 से लेकर के अब तक में उनके प्रधानमंत्रियों ने ओके डेलीगेटिव्स होंगे that prime ministers have met the 9 times since 2000, noting that they are prime ministers आई थिंक भारत 9 बार मिल चुका है 2022 से लेकर के अब तक में, या फिर ऑस्ट्रेलिया के। तो इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, उन्होंने भारत की 4D ताकतों का उल्लेख किया। श्री पीयूष गोयल ने इस कमीशन की मीटिंग में 4D का स्ट्रेंथ दिए। 4D जो कि पहला है डिसिसिव लीडरशिप, ओके, सेकंड इज डिमांड ऑफ 1.4 बिलियन एस्पिरेशनल इंडियंस, थर्ड इज डेमोग्राफिक डिविडेंड विद एन एवरेज एज ऑफ 28.4 इयर्स, फोर्थ इज डेमोक्रेसी। ओके, तो ये 4D का उल्लेख किया उन्होंने, जो कि है निर्णायक नेतृत्व, ठीक है, डिसिसिव लीडरशिप, फिर 1.4 अरब आकांक्षी भारतीयों की मांग,
28.4 वर्ष की औसत आयु के 28.4 वर्ष की औसत आयु के साथ जनसंख्या लाभ, फिर लोकतंत्र। ओके, तो ये थे 17 पॉइंट्स जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, इनके सोर्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, और डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीडीएफ को तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे इस इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आप इनमें इस आर्टिकल में इस पीडीएफ में यूज्ड एब्रिविएशंस जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं तो उनके फुल फॉर्म्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इन टॉपिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वेबसाइट पे जाकर के इन टॉपिक्स के हेडिंग्स को क्लिक करके आप डायरेक्ट उनके क्वेश्चन आंसर्स और एब्रिविएशंस को भी पढ़ सकते हैं। तो बिफोर लिविंग द चैनल, अगर आप यहाँ तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।